दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों इंडियन पॉलिटी का 10वां लेक्चर लेकर के मैं हाजिर हूं। बहुत जल्द आपका इंडियन पॉलिटी समाप्त होने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, फिक्र मत कीजिए। और आज दोस्तों हमारी जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने विधायिका के बारे में पढ़ा, संघ के बारे में पढ़ा, आज हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यायपालिका के अंतर्गत दोस्तों चाहे सुप्रीम कोर्ट हो यानी कि उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो कैसे होती है, योग्यताएं, पदावधि, ये सभी प्रश्न आपके लिए पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद इनका कार्यकाल कितना होता है, अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, तदर्थ न्यायालय क्या होता है, राज्य की न्यायपालिका क्या होती है, वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, पदावधि, कार्यकाल, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका इंडियन पॉलिटी का 10वां लेक्चर है। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा नहीं, अभी 3 से 4 लेक्चर में या 5 लेक्चर में अधिकतम आपकी पूरी पॉलिटी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसमें और भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। और इंडियन पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं नितिन सर के साथ, और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यायपालिका के बारे में, यानी जुडिशरी के बारे में। ठीक है जुरिडिक्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, वो एक न्यायिक क्षेत्र को कहा जाता है, ये जुडिशरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत मैं एकदम एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा, लेकिन आपको यहां पर केवल थीम बनाने के लिए आपको मैं ये सारी बातें बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए लिख क्या रहा है वो आप ध्यान समझिएगा कि न्यायपालिका की जरूरत पड़ी क्यों। लिख रहा है संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये हमारे संविधान की संघात्मक विशेषता है। दोस्तों हमारे देश में क्या है, दो तरह के शासन चलते हैं, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। आपने देखा होगा कि राज्य सरकार कई बार अलग पार्टी की सरकार बन जाती है, केंद्र में अलग होते हैं, लेकिन फिर भी समन्वय दोनों में बना रहता है। ठीक है, यहां पर क्या किया गया, केंद्र और राज्य के बीच में हम लोगों ने शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, शक्तियों का विभाजन कर रखा है, और यह हमारे संविधान की संघात्मक विशेषता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। करा यह विभाजन प्राय एक संविधान द्वारा किया जाता है। शक्तियों का विभाजन सही ढंग से बना रहे, इसके लिए संविधान में संरक्षा अति आवश्यक है। संरक्षा मतलब सभी का एक जो है कर्तव्य होना चाहिए, एक दायित्व होना चाहिए, एक अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। वो व्यक्ति उसी अधिकार क्षेत्र में रह करके अपने कार्य कर सकता है। आप सोचो अगर हमारे देश में संघ और राज्य दोनों का कानून चलता है तो दोनों एक दूसरे का उल्लंघन नहीं करते हैं, हर जगह पर यहां पर कानून में समानता होनी चाहिए, तब तो दोनों चल पाएंगे, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है। हमारे यहां पर कानून व्यवस्था बनी रहे, मजबूत रहे, इसके लिए न्यायपालिका जिम्मेदार है। तो न्यायपालिका इसीलिए बनाई गई है। ये जो जुडिशरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये यही है। ठीक है, संविधान के उपबंधों की व्याख्या करने के संबंध में अंतिम निर्णय देने का प्राधिकार किसके पास है, तो हाई कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है। किसी भी तरह का अंतिम निर्णय अगर देश में लिया जाता है या कहीं पर मान लीजिए संविधान ठीक ढंग से व्याख्या नहीं कर पाता है, तो ऐसे जगह पर व्याख्या देने का अधिकार किसको है, वो सुप्रीम कोर्ट को है। किसको है, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। कभी गलती से उच्च न्यायालय मत बोलिएगा, उच्चतम न्यायालय का ये कार्य बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा है अन्य परिसंघीय संविधानों, मैंने आपसे कहा कि एक पेज जो मैंने लगा के रखा है ये आपके लिए एडिशनल है, ये हो सकता है आपके लिए ओवर बाउंस करे, बट इसको आप समझिए, यहां पर आपको थोड़ा सा बेस मिलेगा। अन्य परिसंघीय संविधानों के विपरीत जहां दोहरी न्यायिक व्यवस्था अमेरिका में अपनाई गई है, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है। देखिए यहां पर अगर बात करें अमेरिका में दोस्तों, तो अमेरिका से न्यायिक व्यवस्था को लिया गया, लेकिन अमेरिका में दोहरी न्यायिक व्यवस्था चलती है, जबकि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को मान्यता दिया गया है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है। सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कोई कोर्ट वगैरह नहीं है, उसका डिसीजन सर्वमान्य है, सभी को मानना ही होगा। यही कारण है कि भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय भी कौन है, सुप्रीम कोर्ट को ही माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि उसके ऊपर मान लीजिए आपके साथ जांचती हुआ जिला न्यायालय में, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आपके साथ हाई कोर्ट में जांचती हुआ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है तो उसके ऊपर आप कभी नहीं जा सकते, क्योंकि वही अंतिम अपीलीय न्यायालय है जहां पे आप अपने अपील कर सकते हैं, उसका जो निर्णय है वो आपको मानना ही होगा। उच्चतम न्यायालय ने न केवल संविधान का वरन नागरिकों के अधिकार का भी संरक्षक रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अधिकारों का हनन हो, आपके अधिकारों का हनन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है नजर गड़ाए रहता है। एक बात याद रखेंगे, कभी कभी आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि संविधान का संरक्षक कौन है या संविधान का गार्जियन
गार्जियन कौन है? तो क्या बताएंगे? संविधान का जो गार्जियन है, संरक्षक है, वो सुप्रीम कोर्ट है। और नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है या नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उसके लिए संरक्षक कौन है? तो उसके लिए भी संरक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय ही है, यही सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, तो दोनों के लिए याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपनी कहानी शुरू करते हैं उच्चतम न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात बताई गई है। कब? याद रखें, कहां पर? अनुच्छेद 124 में लिख रहा है, संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन करने का अधिकार और शक्तियों को विनियमित करने के लिए, विधि बनाने के लिए शक्ति दी गई है संसद को। सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्थापना और उसकी शक्तियों का विस्तार करना, शक्तियों में कमी करना, ये सारा जो कार्य है ये सबसे पहले संसद को सौंपा गया था। करा इस अनुच्छेद के अनुसार यह न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। उस समय डिसीजन लिया गया था, बाद में धीरे धीरे इन न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अब जाकर के कुल 30 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब टोटल संख्या हो जाती 31। कितना हो जाता है? 31। ये शुरुआती वाला है जब 7 लोगों को रखा गया था। तो अभी याद रखेगा 2010 में आखिरी बार इसको बढ़ाया गया था, तो अभी 31 टोटल होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, चलिए करा न्यायाधीशों की नियुक्ति। आप जानते हैं दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिए राष्ट्रपति करते हैं। फिलहाल पढ़ लेते हैं। 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति निम्नलिखित की सलाह पर करता है। लिख रहा है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, इनके सलाह पर जो अन्य न्यायाधीश हैं, जैसे जिनकी 30 की बात कर रहा हूं, जो 30 अन्य हैं, उनकी नियुक्ति का प्रावधान क्या है? तो करेगा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, लेकिन सलाह किससे लेगा? मुख्य न्यायाधीश से। सलाह किससे लेगा? मुख्य न्यायाधीश से। ऐसे अन्य न्यायाधीश जिसे वह आवश्यक समझे वह जो है न्यायाधीश बना सकता है, लेकिन उनके अंदर जो है गुण होना चाहिए। ठीक है, तब बना सकता है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को उठा के न्यायाधीश बना दिया जाए। न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिए वो भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहां पर भी वो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उससे पूछकर करता है। ठीक है, तो यहां पर सुझाव आवश्यक है। ठीक है, न्यायाधीशों की अहर्ताएं। दोस्तों अगर आपके मन में आ रही है भाई ये बात कि न्यायाधीशों के लिए अहर्ता यानी योग्यता कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो सुन लीजिए। लिख रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के अंदर निम्न अहर्ताओं का होना आवश्यक है। जैसे पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा, ये तो सिंपल सा है, दूसरा सबसे मेन है, किसी उच्च न्यायालय का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष के लिए वो व्यक्ति न्यायाधीश होना चाहिए। ये कंडीशन बता रहा है। भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए प्लस एक कंडीशन, या फिर किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल की प्रैक्टिस किया हो, अधिवक्ता के रूप में 10 साल, अगर जज बनकर था तो फिर 5 साल, अगर अधिवक्ता के रूप में था तो 10 साल। अगर ये योग्यता किसी व्यक्ति के पास है तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। सिर्फ 2 लाइन की बात है। क्या क्या बात है फिर से देख लीजिए। एक तो भारत का नागरिक हो तो उसको अलग रख दीजिए, वो तो जरूरी है। दूसरा लिख रहा है कि हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज रहा हो लगातार, या फिर 10 साल अधिवक्ता के रूप में वो लगातार काम किया हो किसी न किसी हाई कोर्ट में। जिला न्यायालय से उठ के लोग यहां नहीं आ सकते हैं, हाई कोर्ट का ही मामला है। ठीक है, तो याद रखेगा। या फिर और इसके अलावा साथ ही साथ राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब विधि का बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये मैं सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन में बता रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए न्यायाधीशों की पदावधि। अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश बना दिया जाता है तो कितने समय के लिए वो न्यायाधीश बनाया जाता है? जैसे राष्ट्रपति 5 साल के लिए होता है, राज्यपाल 5 साल के लिए होता है, विधान परिषद और राज्य विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य 5 साल के लिए होते हैं। वैसे ही ये न्यायाधीश कितने साल के लिए होता है? लिख रहा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, इसका उम्र है अधिकतम 65 वर्ष। कितना? अधिकतम 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। इसके पूर्व में राष्ट्रपति को संबोधित करके और हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा ये अगर चाहता इस्तीफा देना तो इस्तीफा भी दे सकता है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं। इसके अलावा इन्हें साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद में पारित करके, जो संकल्प पारित होता है उसको करके हटाया जा सकता है। ये तो सिंपल सी बात है। तो मैंने बताया था कि महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है, बाकी किसी को उसके पद से हटाया जाना है तो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे।
ठीक है, यहां पर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है। एक बार प्रक्रिया देख लेते हैं, क्योंकि प्रक्रिया अक्सर आपसे परीक्षा में पूछता है। अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। लेकिन आप मत कहिएगा इसको महाभियोग, आप नाम मत दीजिएगा। मैं कहता हूं इसको साबित कदाचार या असमर्थता का नाम दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। एक सिद्ध कदाचार, यानी उन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया है, या फिर असमर्थता यानी इनकैपेसिटी है, ठीक है, उसके आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इन्हें हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, किंतु ऐसे संकल्प को प्रारंभ करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। अगर किसी को भी, ये सभी के कंडीशन में होता है, केवल यहां पर न्यायाधीश के कंडीशन में नहीं है, अगर किसी को भी साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना भेजनी पड़ती है, उससे अनुमति लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पास अनुमति हेतु भेजा गया संकल्प यदि लोकसभा का संकल्प होगा तो उस पर 100 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर होगा, मतलब कम से कम 100 सदस्य इस बात को रखेंगे कि नहीं, साबित कदाचार या असमर्थता पर उस व्यक्ति को हटाया जाना है। अगर लोकसभा का मामला है तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में जब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। ये 100 सदस्यों की बात तब लागू होगी जब लोकसभा की बात करेंगे। अगर राज्यसभा में लाया गया संकल्प तो 50 में भी काम चल सकता है, ठीक है, 50 में भी काम चल सकता है, ठीक है, तो 50 प्रस्तावक होंगे तो भी काम चल जाएगा। और ये अगर संकल्प पारित हो जाता तो राष्ट्रपति के पास जाकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। न्यायाधीश पर लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी, जैसे राष्ट्रपति की जांच की जाती थी ना, भाई किसी पर आरोप लगाओगे हटा थोड़े दोगे, आप आरोपों की जांच करेंगे, ठीक है, और उसके लिए कोई ना कोई न्यायिक समिति गठित की जाएगी, जिसमें एक सदस्य क्या होगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो एक मेंबर होगा इस समिति का, ताकि उनके साथ कोई गलत न होने पाए। तीसरा सदस्य एक क्या होगा, अच्छा एक होगा, और एक तो मेन सदस्य उसी का होगा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट वाले होंगे, तीसरा सदस्य एक पारंगत विधिवेत्ता होता है जो अपनी इस समिति पर अपनी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करता है। तो कई सदस्य मिल करके उसकी जांच करते हैं। जब जांच हो जाएगी और यहां पर जो गलतियां हैं वो साबित हो जाएंगी तो फिर उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। लिख रहा है उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन में लोकसभा और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति साबित कदाचार या असमर्थता पर हटेगा, नहीं तो हटेगा नहीं। याद रखिए, मैंने तो पहले ही कहा यार ये नियम एक जैसे हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम है, ये बहुमत वाला नियम सभी के साथ है। कर पारित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है और जब जो है दोष सिद्ध हो जाता है तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ता है अपने पद से, बस हो गया, न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। कर महाभियोग की समस्त प्रक्रिया संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित होनी चाहिए और स्वीकृत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार महाभियोग लगा दिया फिर संसद का सत्र समाप्त हो गया फिर अगला सत्र चलेगा उसमें होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक ही सत्र में पूरा प्रक्रिया क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। चलो अनुच्छेद 124(7) में देखो, कह रहा है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, 30 वाले मेंबर में है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। अरे यार, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज है अब वो वकालत करने चलेगा, वो वकालत छोड़ करके तो सुप्रीम कोर्ट का जज बना, तो यहां पर याद रखेंगे किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। किंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अगर जो सेवानिवृत्त हो गए तो उनको उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। दोस्तों, जब तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं सुनिए, कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए आपके यहां पर कोई काम हो रहा है और आपके यहां पर काम बढ़ जाता तो आप मजदूरों की संख्या बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे यहां संख्या बढ़ जाती केसेस की तो ऐसे में जो हमारे 30 न्यायाधीश हैं वो पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे में तदर्थ न्यायाधीशों को रखा जाता है। और तदर्थ न्यायाधीश किसको बनाया जा सकता है, जो एकदम पहले से क्या हो, वेल मेंटेन्ड व्यक्ति हो, जो पहले से जानकार हो। तो याद रखिए, ऐसे व्यक्तियों को जो सेवानिवृत्त हो चुके होते, जो रिटायर हो चुके होते, 65 पार कर गए होते, उनको फिर से बुला लिया जाता है कि भाई आप आ जाओ, आप तदर्थ न्यायाधीश के रूप में एड हॉक के रूप में आ जाइए और तब तक काम चला दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो उसके लिए उन्हें पे किया जाता है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकती है। ठीक है, 124(7)
आगे देखिए, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त, देखिए मेनली तो क्या होता है कि जो यहां पर बेंच बैठती है वो दिल्ली में बनती है, लेकिन इसके अलावा अगर मुख्य न्यायाधीश चाहता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर चाहे तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक को बुला सकता है। बुलाना वैसे उसको सुप्रीम कोर्ट में ही चाहिए, लेकिन बुला सकता है, क्योंकि कई बार बुलाया गया है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस तरह की बैठकें बुलाई जा चुकी हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आपको अपवाद स्वरूप परीक्षा में पूछ दे तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, अब देखिए उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता ये सबसे मतलब स्टार रेटेड प्रश्न है, यहां से प्रश्न अक्सर करके परीक्षा में आते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। करा उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित अधिकारिता होती है, जैसे उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है, ऐसा अनुच्छेद 129 में कहा गया। इसके अलावा जो प्रारंभिक अधिकारिता होती है उसके बारे में अनुच्छेद 131 में बताया गया है। अपीली अधिकारिता होती है, विशेष इजाजत से अपील होता है, और परामर्शदात्री अधिकारिता होती है। परामर्शदात्री मतलब इसमें परामर्श लेता है, ठीक है, राष्ट्रपति परामर्श लेता है इनसे और ये राष्ट्रपति से, ठीक है, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए बाध्यता नहीं है। ये अनुच्छेद 143 में बताया गया, ठीक है। आई लव यू यानी 143 याद रखेगा, यहां पर परामर्शदात्री यानी जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं, लेकिन हां सलाह की बात आती है तो परामर्शदात्री अधिकारिता इसकी आती है। विशेष इजाजत से जो अपील किया जाता है दोस्तों, यह भी किया जा सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, हालांकि इतने डिटेल में जाकर के आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर है, इस वजह से मैं इसको नहीं बता रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको भी बता देता। एक लाइन की बात में समझ जाइए कि विशेष इजाजत से भी अपील करके ये चीजें चलती हैं। जैसे बहुत सारे स्पेशल मुद्दे बनते हैं ना, तो उसके लिए विशेष इजाजत दी जाती है राष्ट्रपति की तरफ से। अपीली क्षेत्र, अपीली अधिकार, तो दोस्तों अपीली मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपने केस से संतुष्ट नहीं है, अगर हाई कोर्ट उसको छूट दे देता तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी फाइल को रीओपन करा करके बातचीत कर सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है वह व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो अपीली क्षेत्राधिकार यहां पर है, मतलब कोई व्यक्ति जाकर अपील कर सकता है, यही अपीली अधिकारिता होती है। और यहां पर जो प्रारंभिक अधिकारिता दे रहा है, इसकी प्रारंभिक अधिकारिता में और भी काम होते हैं, जैसे दो राज्यों के बीच में झगड़ा हो गया उसको निपटाना हो गया, ठीक है, केंद्र राज्य के बीच में अच्छा संबंध बनाना हो गया, ये सब इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी अभिलेख न्यायालय मतलब इसके डिसीजन को कोई टाल नहीं सकता, उस पर कोई कटाक्ष नहीं कर सकता, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन सब तथ्यों को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्य की न्यायपालिका के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है डिक्टो उसी तरह से हाई कोर्ट भी होता है, बस आते हाई कोर्ट सभी राज्यों में है तो आपका हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। लिख रहा राज्य न्यायपालिका राज्यों के उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय से मिलकर के गठित होती है। संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है, एक ही उच्च न्यायालय बना सकता है। जैसे अगर हम बात कर दे पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, ठीक है, इन सभी का एक ही न्यायालय है, एक ही हाई कोर्ट है, वो है गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में इनका एक ही न्यायालय है, ये अलग से नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, एकदम सिंपल चीज है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अलग, हर जरूरी नहीं कि हर केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक अलग से हाई कोर्ट बना हो। अगर किसी राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट नहीं है तो दूसरे में उसका काम चलता रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। करा वर्तमान में कुल 21 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में स्थापित न्यायालय सबसे नए हैं। अभी 2013 में अनाउंस किया गया था, बट यहां पर कार्य एकदम स्टार्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो अभी तक ये सभी डिपेंड थे, ये गुवाहाटी वाले पे डिपेंड थे, अब यहां पर हो गया, लेकिन अभी कार्यभार चालू नहीं हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। करा उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों का गठन दोस्तों ये अनुच्छेद 216 के अंतर्गत बताया गया। किसमें? 216। हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, हाई कोर्ट की बात करें। हाई कोर्ट के गठन की बात कहां कही गई है, तो याद रखिए अनुच्छेद 216। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। यहां पर न्यायाधीशों की संख्या जो है एकदम नियंत्रित नहीं की गई, जैसे वहां पर 30 से 31 हो गया था, यहां पर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। समय के अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। हालांकि बढ़ाना घटाना वो सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां फिक्स है, पहले 7 पे था, बाद में अभी 30 पर हो गया है। करें न्यायाधीशों की संख्या राज्य के क्षेत्रफल, जनसंख्या और कार्य की मात्रा को ध्यान में रख करके निर्धारित किया जाता है, इसको याद रखेंगे। बात आती है न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 217 बताता है। 216 वो हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताता है और 217 वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कितने बार आपको बताया गया, ठीक है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उससे परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है, राष्ट्रपति को, लेकिन नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी जो है परामर्श लेता। हाँ देखो, राज्यपाल वाले वीडियो मैंने बताया था कि राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। कह रहा है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, उसके लिए उसको अलग से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसको याद रखेगा। कह रहा है यह शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। चलिए, न्यायाधीशों का स्थानांतरण, आपने देखा होगा न्यायाधीशों का ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है, तो इनके ट्रांसफर के बारे में अनुच्छेद 222 में बताएगा, 222, ठीक है, तो याद रखेगा, तू करते करते क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। मान लीजिए कोई बिहार के हाईकोर्ट में था, उसको उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, उत्तर प्रदेश वाले को महाराष्ट्र भेज दिया गया, महाराष्ट्र वाले को कहां भेज दिया गया, जयपुर भेज दिया गया। ऐसा किया जा सकता है, क्यों? अगर एक व्यक्ति सेम पद पर है तो उसका स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि जो व्यक्ति वहां पर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश था उसी को चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी अधिवक्ता को उठाकर नई जगह पे बना दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वो हाईकोर्ट में जज होना चाहिए, ठीक है। न्यायाधीशों की योग्यता, अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। करा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के वाला व्यक्ति, जैसे वहां पे था भारत का नागरिक होना चाहिए, यहां भी भारत का नागरिक है। वहां पे था दोस्तों 5 साल के लिए वो हाईकोर्ट में जज के रूप में रहा हो या 10 साल हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, तब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। यहां पर अगर हाईकोर्ट में आपको आना है तो इसके लिए अलग है थोड़ा सा, भारत का नागरिक होना ही चाहिए, वह भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका, मतलब 10 साल तक उसका जो है ये अधिवक्ता के रूप में कार्य जरूरी है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या राज्यपाल उसके द्वारा ये नियुक्त किया जाता है और उसी के समक्ष क्या करता है, ये शपथ ग्रहण करता है। तो देखिए यहां पर 2 बातें आ गई, या लगाया है ना, या को अलग करिएगा, कम से कम 10 साल तक किसी न्यायिक पद पर हो या फिर 10 साल तक उच्च न्यायालय में कम से कम क्या किया हो, अधिवक्ता रह चुका हो, तब उसको जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो जो लोग भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं आगे चल के वो क्या बन जाते हैं, न्यायाधीश बन जाते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल के बारे में मुझे लगता है यहां थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, चलो सही है दोस्तों। आपको सुप्रीम कोर्ट वाले में बताया गया वहां कार्यकाल 65 साल का था, हाई कोर्ट की बात करें तो यहां कार्यकाल 62 साल का है। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ऊंचा है, वहां ज्यादा दिमागदार लोग चाहते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा वृद्ध लोगों को रखा जाता है, 65 वर्ष रखा गया है, यहां पर 62। कम उम्र की बात नहीं है, व्यक्ति इतने वर्ष तक अधिकतम बन सकता है, ठीक है। और पता है जब व्यक्ति 50-60 साल का हो जाता है ना, तभी उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया भी जाता है कि साल 2 साल बाद उसको रिटायरमेंट दे दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा होता है जनरली। लिख रहा है कि 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, इसके पूर्व भी तो चाहे तो त्यागपत्र दे सकता है, बस संबोधित कर दे, ठीक है, या फिर संसद के दोनों सदनों से अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जा रहा है तो भी हो सकता है। वही वाला बात है, बहुमत वाली बात है, यहां पे अब बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है। सिंपल डिक्टो सेम टू सेम कंडीशन सभी के साथ लागू होती है। शपथ ग्रहण के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 219 में बताया गया है, करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद का शपथ ग्रहण ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। राज्य का मामला है ना, तो राज्य का राज्यपाल दिलाए, ठीक है, तो याद रखेगा। और जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है वहां पर, ठीक है। करा सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत पर निर्बंधन, ठीक है। सेवानिवृत्ति, अगर मान लीजिए कोई रिटायर्ड हो जाता है तो उसके पश्चात वो वकालत कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो निर्बंधन मतलब बंधन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वहां पर भी कोई रिटायर हो जा रहा है तो दोबारा वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हाँ, वो एड हॉक के रूप में काम कर सकता है, जब उसको बुलाया जाए तो एड हॉक यानी एडिशनल जज जब बनते हैं तो वहां पे काम कर सकता है, लेकिन बाकी पे नहीं। करा उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीशों पर निर्बंधन लगाया गया है कि वो अपनी पद मुक्ति के बाद उच्च न्यायालय में या उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों में विधि का व्यवसाय नहीं करेंगे। दोस्तों उनको सब कुछ पहले से जानकारी है, ठीक है, तो उनको फिर से प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। कुल मिला जुला के प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये मुद्दे की बात है। क्यों यार प्रैक्टिस ना करें, इसीलिए तो रिटायरमेंट दिया गया। अगर रिटायरमेंट नहीं लेना था तो प्रैक्टिस जारी किए होते हैं कि नहीं, लेकिन 62 साल इसीलिए बनाया गया है कि वो प्रैक्टिस उनका ना करने दिया जाए, ठीक है। करा वह उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों में विधि व्यवसाय कर सकता है। देखिए अलग से नहीं, उसको जब बुलाया जाएगा एड हॉक के रूप में तब कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। लिख रहा है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, इसके अलावा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों का न्यायिक न्यायालय जो नजदीकी राज्य का उच्च न्यायालय है वो है।
ठीक है। तो दिल्ली ही एकमात्र ऐसा वो है केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, बाकी किसी के पास अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है। उसके आसपास में जो राज्य हैं वहां निकटतम हाई कोर्ट जो है वो इनका उससे संबंध रखते हैं। लिख रहा है उच्च न्यायालय की अधिकारता। उच्च न्यायालय की अधिकारता कहां तक आती है? जिस तरह से वहां पर हमने अपीली देखा, ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखा, ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी कुछ लगातार क्लासेस हो जा रही, इसकी वजह से गला बैठने लग रहा है। चलिए यहां पर भी दे रहा अभिलेख न्यायालय की अधिकारता 215 के तहत उच्च न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय के अधिकारता दिया गया है, अपीली अधिकारता दिया गया है, लेख संबंधी अधिकारता दिया गया है और अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण संबंधी अधिकारता दिया गया। अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण मतलब जो हाई कोर्ट के अंडर में जो नीचे वाले आते हैं, जैसे जो जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय है, उनमें जाकर के क्या कर सकता है? निरीक्षण कर सकता है, ठीक है। और याद रखेगा लेख संबंधी अधिकारता मतलब अगर मौलिक अधिकारों का किसी तरह का हनन हुआ हो तो विशेष परिप्रेक्ष्य में यह लेख संबंधी अधिकारता आती है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के अंतरण की अधिकारता यह भी होता है, यानी मामले सीधे सीधे उच्च न्यायालय में मंगा लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए। आगे दे भी रहा थोड़ा डिटेल में अभिलेख न्यायालय 215 के तहत अभिलेख न्यायालय की चर्चा है। लिख रहा उच्चतम न्यायालय की तरह राज्य का प्रत्येक उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय होता है, क्योंकि उन्हें ऐसे न्यायालय की समस्त शक्तियां और अधिकार प्राप्त होते हैं। भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अपना एक वजूद होता है, अपना एक मूल्य होता है, ठीक है। अगर यहां पर अभिलेख न्यायालय न बनाया जाता तो फिर उच्च न्यायालय का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि फिर वो सामान्य न्यायालय के जैसे बन जाता। तो यहां पर अभिलेख न्यायालय उसको बताया गया, ठीक है। अपीली क्षेत्राधिकार क्या होता है? अपीली क्षेत्राधिकार मतलब अपील करना। लिख रहा है उच्च न्यायालयों की अपीली क्षेत्राधिकारता काफी विस्तृत है। उच्च न्यायालय में दीवानी मामले, फौजदारी मामले, वित्तीय मामले में अपील की जा सकती है। जिला न्यायाधीश या अधीनस्थ न्यायाधीशों के निर्णयों के विरुद्ध तथ्य और कानून के मुद्दों पर अपील की जा सकती है। मान लीजिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, मान लीजिए जिला न्यायालय में आपको सही आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो आप हाईकोर्ट आ सकते हैं, ठीक है, आप हाईकोर्ट आ सकते हैं। वही लाइन लिख रहा है यहां पर, देखिए, जिला न्यायाधीशों एवं अधीनस्थ न्यायाधीशों के निर्णयों के विरुद्ध तथ्य और कानून के मुद्दों पर अपील किया जा सकता है। कहां पर? हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तब जिला न्यायाधीशों या अधीनस्थ न्यायाधीशों के निचले अदालतों द्वारा प्रदत्त निर्णयों में परिवर्तन भी कर सकता है। भाई अगर हाई कोर्ट को लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो आपको इंसाफ दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि नीचे वाला जो इंसाफ है उसी को दोहरा दिया जाए, नहीं, वो जांच पड़ताल करेगा और यहां पर न्यायाधीश जो है जो भी होंगे हाई कोर्ट में वो आपको इंसाफ देंगे। करा इन न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की जा सकती है, जिसको याद रखिएगा, ठीक है। फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की जा सकती है। फौजदारी के जो मामले होंगे उसमें भी, वित्तीय मामले होंगे उसमें भी, हर मामले में अपील दाखिल कर सकते हैं। करा सत्र न्यायाधीश, अगर फौजदारी के मामले हैं तो सत्र न्यायाधीश चलेगा, क्रिमिनल वाला केस चलेगा। करा सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वारा 7 वर्ष से अधिक का दंडादेश पारित किया गया हो तब आप जो है आप सुप्रीम कोर्ट अच्छा एक बात, हाई कोर्ट आ सकते हैं। एक कंडीशन और याद रखिए, हर बात पर आप हाई कोर्ट नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि जिला न्यायालय गए और पता चला कि सभी को आने की छूट है तो सब लोग लाइन लगा के चले आए हाई कोर्ट में, नहीं, कुछ कंडीशन यहां पे रोकी जाती है आपके लिए कि भाई देखो उस तरह है तब तो आ सकते हो। फौजदारी का मामला है और 7 वर्ष का कारावास दे दिया गया है तो एक बार के लिए चांस दिया जाता है। सहायक सत्र न्यायाधीश, महानगरीय दंडाधिकारी या अन्य दंडाधिकारियों के द्वारा विशेष मामले में दिए गए निर्णय के विरुद्ध भी यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। लेख संबंधी अधिकारता जो होता है दोस्तों अनुच्छेद 226 में, उसके बारे में बताया गया कि उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के अधीन मूल अधिकारों के उल्लंघन या निलंबन के मामले में रिट जारी कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 226, जिस तरह से अनुच्छेद 232 हम लोगों ने पढ़ा था वैसे अनुच्छेद 226 यहां पर है, जिसमें हाईकोर्ट 5 तरह के रिट जारी करती है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया और उत्प्रेषण हो गया। 5 तरह के रिट जारी कर सकती है। अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण एवं नियंत्रण की अधिकारता, ठीक है, ये आपको बताई दिया है कि वहां पे जाकर जो अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट के नीचे वाले जो हैं जिला सत्र न्यायालय, उनका निरीक्षण किया जा सकता है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय पर निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। यह केवल प्रशासनिक निरीक्षण तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके न्यायालय में की जा सकती है। मतलब सीधा सीधा उसके कोर्ट में जाकर के निरीक्षण किया जा सकता है। इन न्यायालयों पर अधीक्षण के अंतर्गत सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर न्यायिक निरीक्षण की शक्ति भी शामिल है। मतलब हाई कोर्ट जब चाहे जिसका चाहे निरीक्षण कर सकता है, उस स्थान पर जाकर के निरीक्षण कर सकता है, उनके न्यायालय में बैठ करके निरीक्षण कर सकता है। तो ध्यान दीजिए
रखिएगा। अनुच्छेद 235 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने की शक्ति भी प्राप्त है। वही लाइन फिर से दोहरा रहा है, करा वह अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी कर सकता है। मान लीजिए गए निरीक्षण करने, पता चला अधीनस्थ न्यायालय का कोई जो न्यायाधीश है वो गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है, तो कार्यवाही नहीं कर सकता है? अरे गए क्यों, फिर कार्यवाही कर सकते हैं ना। तो सभी न्यायाधीशों में हो या फिर कोई भी न्यायाधीश हो, कार्यरत न्यायाधीश, सभी के विरुद्ध कार्यवाही किया जा सकता है। इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और याद रखिए, जिला न्यायाधीशों के हस्तांतरण करने की शक्ति भी उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सरकार का यहां पे कोई भी रोल नहीं है, न्यायालय में सरकार का कोई कहीं रोल नहीं होता, ठीक है। ये पूरी एक अलग व्यवस्था है। इसमें आप कहो कि किसी जज का ट्रांसफर करा देंगे, ये करा देंगे, तो संभव नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखिए, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में अंतरण की अधिकारिता। अंतरण मतलब क्या होता है? लिख रहा है अनुच्छेद 228 के तहत आवश्यकता अनुसार, ठीक है, अगर सारवान प्रश्न के आती है तो, ठीक है, तो अपने मामलों को अधीनस्थ न्यायालयों से अपने पास मंगा सकता है कि चलो ठीक है, उस मामले को तुम डील मत करो, लाओ ऊपर लाओ, ठीक है। यानी हाईकोर्ट जब चाहे जिस मामले को उसको अपने पास मंगा सकता है। बस ये सिंपल सी बात है। अरे कोई मामला जिला सत्र न्यायालय में चल रहा था, वो कोई बड़ा मामला था, उसको मंगा लिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि नीचे वाले हमारे पास तक चल के आए, सीधे मंगा लिया। इसी को बोलते हैं उच्च न्यायालयों में अंतरण की अधिकारिता, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक आता है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, ठीक है। अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ और जिला न्यायालयों की चर्चा की गई है, ठीक है। लिख रहा भारत में प्रत्येक जिले में 3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, फौजदारी, दीवानी और राजस्व, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं, फौजदारी, दीवानी और राजस्व। फौजदारी मतलब क्रिमिनल वाले आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, जिला न्यायाधीश करे जिला स्तर पर प्रधान न्यायाधिकारी होता है, क्योंकि जिला में सबसे बड़ा न्याय का अधिकारी कौन है? जो जिला जज होता है वो होता है। यह दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के वादों की सुनवाई करता है। वाद मतलब दोनों प्रकार के केस, ठीक है। ये दोनों प्रकार के केस की सुनवाई करता है। और उसे जिला, जब वो याद रखे, जब वो फौजदारी की सुनवाई करता है तब उसे जिला सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जिला सत्र न्यायाधीश, नहीं तो उसको जिला न्यायाधीश बोलते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है ये राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। इस पद पर कुछ व्यक्ति राज्य की न्यायिक सेवा परीक्षा को पास करके भी आते हैं। आप एपी वगैरह की परीक्षा देते होंगे तो उसके माध्यम से आते हैं। कुछ लोग सीधे भी नियुक्त किए जाते हैं। जो सीधे नियुक्त होते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वे कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हों, ऐसा नियम है। और इस नियम को आगे कौन बढ़ाता है? राज्यपाल। और जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इस मैटर को पूरा डील करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अधीनस्थ तीनों न्यायालयों के विरुद्ध अपील कहां किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। इन न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय के पास निहित है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखें, इससे ज्यादा बातें आपकी परीक्षा में आने वाली नहीं है। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। PDF वगैरह भी आपको दे दिया जाएगा अगले 1 से 2 दिनों में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू so much.